आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। इसमें हमने इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर ली थी और इसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। पहले तो हमने सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, उसके बाद इसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये आपकी चौथी क्लास है और इसमें हम चौथे प्रश्न को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे प्रश्न किस प्रकार से हमारे सामने आ सकता है और उनका जवाब हमें किन प्रकार से देना होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंतर्गत बात की जाएँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, प्रश्न आपका चौथा नंबर ये पूछ रहा है कि आहार नियोजन के सिद्धांत के विषय में विस्तार से व्याख्या कीजिए। यहाँ पे जो आहार नियोजन के सिद्धांत के विषय में है, जो आपको क्या करना है विस्तार से, मतलब बड़े ब्रॉड लेवल पे जो है आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आहार की गणना करने से पूर्व जिन जानकारियों की आवश्यकता होती है वह निम्न अनुसार हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जब आप किसी भी आहार की अगर आप गणना करते हैं, उससे पहले आपको जिन जानकारियों की आवश्यकता होती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, पहली जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि व्यक्ति की उम्र। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति की उम्र क्या है। दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होता है व्यक्ति की क्रियाशीलता, वो हल्का शारीरिक श्रम या मध्य शारीरिक श्रम अथवा अधिक शारीरिक श्रम, मतलब किस प्रकार का वो कार्य करता है। दिमागी टेंशन ज़्यादा रहता है कि मतलब छोटा मोटा काम करके बस खाता पीता सोता रहता है, या मध्यम शारीरिक काम, थोड़ा बहुत काम भी करता है, या अधिक शारीरिक श्रम मतलब कि बहुत सारे काम करता है, शारीरिक श्रम अपने शरीर से लेता है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई आपको जो ध्यान में रखना होता है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी होती है कि व्यक्ति का लिंग कौन सा है। ठीक है, मतलब वो पुरुष है या स्त्री, इसके बारे में भी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। व्यक्ति का वजन कितना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, और व्यक्ति की ऊंचाई अर्थात जिसे आप लंबाई कहते हैं ये भी पता होना आवश्यक है। तो आपको कितनी बातें मेरे प्यारे दोस्त, किसी का जो है अगर आप आहार की गणना करना चाहते हैं तो उसमें आपको पहले 5 चीज़ों को जानना होगा। व्यक्ति की उम्र क्या है, व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है, उसका लिंग कौन-सा है, पुरुष है या स्त्री है, ठीक है? व्यक्ति का वज़न कितना है और व्यक्ति की ऊँचाई अर्थात लंबाई कितनी है, ये 5 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखें तो आगे कह सकते हैं कि उपयुक्त जानकारियों के साथ दैनिक प्रस्तावित मात्रा की तालिका व आहार की संरचना की तालिका का प्रयोग करते हुए आहार की गणना की जा सकती है। मतलब कह रहे हैं जो ऊपर आपकी जानकारियाँ बताई गई हैं ये 5 चीज़ें, इसके साथ हम दैनिक प्रस्तावित मात्रा, मतलब रोज़ हमारे जो बॉडी को आवश्यकता होती है, जितने मात्रा की आवश्यकता होती है की तालिका, ठीक है, उसकी तालिका व आहार की संरचना की तालिकाओं का प्रयोग करते हुए आहार की गणना की जा सकती है। हमें किन प्रकार का उन्हें भोजन देना होगा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसी हिसाब से हम उनके आहार का जो है क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, गणना कर सकते हैं। ठीक है, पहला आ जाते हैं उम्र के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं आहार की गणना करते समय उम्र का जानना आवश्यक होता है। अलग-अलग उम्र के व्यक्तियों की पोषक तत्व की आवश्यकता अलग-अलग होती है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप आहार की गणना करने चलते हैं तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्ति की उम्र क्या है, ठीक है? क्योंकि जिन अलग-अलग उम्र के व्यक्ति जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 16 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 80 साल का है, तो अब सभी एक तरीके का भोजन तो पचा सकते नहीं हैं, ठीक है? तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्रौढ़ावस्था में तथा वृद्धा अवस्था में पोषणिक आवश्यकताएँ भी बदल जाती हैं। कह रहे हैं कि जैसे-जैसे अवस्थाएँ बदलती हैं आपकी शिशु से लेकर के वृद्धावस्था तक, उसमें जो है हमारे जो पोषण के लिए जो हमारे शरीर को जो तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं परिवर्तित आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है? अवस्था के अनुसार ये चेंज होती रहती हैं। आगे बात करें, जब तक शरीर में वृद्धि व विकास की गति तीव्र होती है, आवश्यकताएँ बदल जाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब तक क्या होती है शरीर में हमारी जो बॉडी है वो स्पीड में ग्रोथ और डेवलप करती है, ठीक है? ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट करती है। स्पीड में जब करती है तब हमारी आवश्यकताएँ क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। 35 वर्ष की उम्र के बाद ऊर्जा की आवश्यकता विशेष रूप से कम होने लगती है। मतलब कह रहे हैं कि जब 35 वर्ष से ऊपर आदमी चला जाता है तो उसके बाद जो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसको कम लगने लगती है। जो ऊर्जा उसको 35 साल से पहले लगती है उसकी अपेक्षा जो है उसको 35 साल के बाद कम ऊर्जाएँ लगने लगती हैं उसके शरीर को, ठीक है? आगे बात करें, अतः कैलोरी की आवश्यकता 30 से 45 वर्ष के बीच सामान्य से 5% कम। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें जब व्यक्ति
35 से और 45 वर्ष के बीच में होता है तो उसको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है, वो कैलोरी सामान्य कैलोरी की अपेक्षा 5% कम लगती है। अगर मान लीजिए आपको सामान्य में 100% लगती थी तो अब आपको 95 अर्थात 95% ही लगेगी। जब व्यक्ति जो है 45 से 55 वर्ष के बीच में होता है तो ऊर्जा जो है सामान्य से 8% कम हो जाती है, और जब वो मेरे प्यारे दोस्त 65 से 75 वर्ष में होता है तो बीच में होता है तो पुनः 8% मतलब 8-8 16% कम कर दी जाती हैं, ठीक है। बात करें तथा वर्ष 75 वर्ष के बीच, क्या मेरे प्यारे दोस्त, 75 वर्ष के बीच पुनः 8% फिर कम कर दी जाती है, तो 8 8 16 8 त्रिके 24 24 इधर कम कर दी गई। उससे पहले आपकी एक बार 5 यहाँ पे कम की गई थी, ठीक है, और उससे पहले जो है 5 आपकी ये कम की गई थी, तो 24 5 29% यहाँ पे कम हो चुकी हैं। तथा 75 वर्ष की उम्र की ऊपर की उम्र के लिए 10% और कम कर दी जाती हैं, तो इस प्रकार से आपकी 44% कैलोरीज आपकी कम लगने लगती हैं 75 वर्ष के बाद आपकी, ठीक है। वैसे 1200 से कम कैलोरी वृद्धा व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, मतलब कह रहे हैं कि 1200 से कम कैलोरी है जो है किसी भी वृद्धा व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं। आगे बात करें, दूसरा नंबर पे आपका आता है कि क्रियाशीलता, मतलब व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें हमें ध्यान में रखना होता है शरीर को बनाए रखने व शरीर की आंतरिक क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसे मेंटेनेंस, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिसे मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप मेंटेन की बात करते हैं ना, मेंटेन अपना मेंटेनेंस बनाए रखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बात की जा रही। हिंदी में लिखा है तो थोड़ा अलग टाइप का आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शरीर अगर आप बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, वह शरीर की आंतरिक क्रियाशीलता के लिए जो है, जो आपकी शरीर की अंदर की क्रियाशीलता है उसको अगर आप लगातार रेगुलरिटी चालू रखना चाहते हैं तो एक निश्चित मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता आपको होती है, ठीक है। और जो निश्चित मात्रा में आपको कैलोरी की आवश्यकता होती है और आप जो इन चीज़ों को बनाए रखना चाहते हैं, इसी को ही आप क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं, ठीक है। अपने आप को बरकरार उसी स्टेज पे रखने के लिए इसी को हम मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें, यदि व्यक्ति केवल बिस्तर पर ही पड़ा रहता है तो भी कम से कम इतनी कैलोरी दी जाती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या, अगर बिस्तर पर भी पड़ा है, कुछ नहीं करता है, तो भी उसको कम से कम इतनी कैलोरी तो दी ही जाती है, परंतु हर व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता भिन्न-भिन्न होती है। कह रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो क्रियाशीलता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, वो अलग-अलग होती है। कुछ लोग केवल बैठकर मानसिक कार्य करते हैं, जैसे कि अभी मुझे ले लीजिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप बैठे हैं, आपको ले लीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो मानसिक कार्य है वो ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हमारा जो है मानसिक मेहनत ज़्यादा होता है, ठीक है। बात करें कुछ मध्यम रूप में शारीरिक श्रम करते हैं, मतलब कुछ मध्यम रूप में शारीरिक श्रम करते हैं, मतलब बस थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लेते हैं, जैसे घर का काम निपटा दिया आराम से। कुछ गहरा शारीरिक श्रम करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही करते हैं, जैसे मजदूर वगैरह को ले लीजिए। जबकि कुछ व्यक्ति जैसे खिलाड़ी अत्यधिक गहरा शारीरिक श्रम करते हैं, मतलब जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनको आप जब देखें तो वो कोई क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अत्यधिक गहरा मतलब कुछ ज़्यादा ही कठिन कार्य करते हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। आगे बात करें, मेंटेनेंस कैलोरी में शारीरिक श्रम के लिए आवश्यक कैलोरी जोड़कर अलग अलग तरह के श्रम में लगे व्यक्तियों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों को दैनिक मात्राएं प्रस्तावित की गई हैं। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मेंटेनेंस कैलोरी है इसमें शारीरिक श्रम के लिए आवश्यक कैलोरी जोड़कर, मतलब आपका जो ऐसा शारीरिक क्रम है उसको देख करके, जो है श्रम को देख करके वो आवश्यक कैलोरी उसमें क्या चाहिए उनको जोड़कर अलग अलग तरह के श्रम में लगे, मतलब जो अलग-अलग तरह के, जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई मानसिक मेहनत करता है, कोई मध्यम शारीरिक मेहनत करता है, इस प्रकार से तो जो अलग-अलग होते हैं श्रम में लगे व्यक्तियों के लिए अलग-अलग पोषक तत्वों की दैनिक मात्राएँ प्रस्तावित की जाती हैं। मतलब उसको डेली में कितना क्या खाना है उस हिसाब से उसके कार्य के अनुसार उसको जो है डिवाइड किया जाता है। तीसरा जो हमने देखा था वो देखा था कि लिंग, ठीक है? मतलब हमें ये भी जानना होता है कि जो जिस व्यक्ति के लिए हम आहार की गणना करने जा रहे हैं वो पुरुष है या स्त्री, इसके बारे में भी जानकारी हमें लेनी होती है। तो तीसरा यहाँ पे दिया गया है लिंग, ठीक है? पोषक तत्वों की मात्रा लिंग द्वारा भी निर्धारित होती है, ठीक है? जेंडर के द्वारा भी क्या किया जाता है, इसकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। एक ही उम्र व एक ही लिंग
में लगे हुए स्त्री पुरुष की दैनिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। स्त्रियों में ही गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बदल जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए एक ही उम्र के दो लोग हैं, ठीक है, और उनका मान लीजिए एक स्त्री है एक पुरुष है, तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, आपको जो क्या बोलते हैं पोषक तत्व है उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, वो आपकी बदल दी जाएगी। ठीक है, वहाँ पे बदल अवश्य भिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक है, दैनिक आवश्यकताएं उनकी भिन्न भिन्न हो जाती हैं। अब स्त्री में ही ले लीजिए, एक ही उम्र की दो स्त्रियां हैं, लेकिन जो उस समय मान लीजिए कोई 25 साल की स्त्री है, ठीक है, 25 ईयर्स की है। अब कोई गर्भावस्था में है और कोई नॉर्मली घूम रही है, तो उनके भी पोषक आहार जो तत्व हैं, जो उनके पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा जो है क्या कर दी जाती है मेरे प्यारे दोस्त, परिवर्तित कर दी जाती है। ठीक है, बात करें चौथे नंबर की, यहाँ पे बात की गई थी वजन के बारे में। तो वजन देखते हैं, तो वजन आहार की गणना करते समय वजन की भी जानकारी आवश्यक है। ठीक है, भारतीय संदर्भित पुरुष का वजन 60 किलोग्राम व भारतीय संदर्भित महिला का वजन 50 किलोग्राम माना गया है। कह रहे हैं कि अगर आप किसी के आहार की गणना करना चाहते हैं तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होता है कि उसका वजन कितना है। अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत में एक पुरुष का जो मिनिमम वजन होता है वो 60 किलो माना जाता है, और जो स्त्री का वजन होता है मिनिमम अर्थात कम से कम वो 50 किलो माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें सभी दैनिक प्रस्तावित मात्राएं, ठीक है, इसी के आधार पर तैयार की गई हैं। मतलब कहना है जितनी भी दैनिक प्रस्तावित मात्राएं हैं वो सब वजन के आधार पर ही तैयार की जाती हैं। यदि जिस व्यक्ति के आहार की गणना की जा रही है उसका वजन संदर्भित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उसका वजन संदर्भित व्यक्तियों के वजन से कम या अधिक है तो गणना भी उसी के अनुसार बदल जाती है। मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उसके आहार की गणना करना चाहते हैं और उसका वजन जो संदर्भित है, मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ पे संदर्भित जो है एक सामान्य वजन 60 किलो लिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए वो 60 किलो से अधिक है, तो उसके आहार का जो है उसकी गणना जो है उसके अनुसार बदल दी जाएगी। मान लीजिए कोई 60 किलो से कम है तो उसकी भी गणना उसी के अनुसार बदल दी जाएगी, परिवर्तित कर दी जाएगी। उसकी डाइट में जो है काफ़ी सुधार किए जाएंगे उसके वज़न को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वज़न भी जो है आपका क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी भूमिका निभाता है। बात करें पाँचवें नंबर पे, पाँचवें नंबर पे आपकी ऊंचाई आ जाती है, जिसे आप लंबाई भी कहते हैं। तो ऊंचाई का ज्ञान होने पर उस व्यक्ति का वांछित वजन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जब आपको ऊंचाई का ज्ञान हो जाता है तो उस व्यक्ति का वांछित वजन ऊंचाई व वजन की तालिका का उपयोग करते हुए निकाला जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि ऊंचाई का ज्ञान होने पर उस व्यक्ति की वांछित वजन, मतलब जब उसके ऊंचाई का ज्ञान हो जाता है उसी के रेशियो में आपको उसके वजन, ठीक है, वजन, ऊंचाई व वजन की तालिका का उपयोग करते हुए निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें हर व्यक्ति का जो वास्तविक वजन होता है जिसे ऊंचाई ज्ञात होने पर निकाला जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो वास्तविक वजन होता है होता है जिसे हम ऊंचाई ज्ञात होने पर क्या कर सकते हैं, निकाला जा सकता है। बात करें भारतीय पुरुष व महिलाओं की भिन्न ऊंचाइयों के लिए वांछित वजन उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तालिका बताई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तालिका बताया गया है कि भारतीय पुरुष के लिए ऊंचाई व उम्र के अनुसार वजन, मतलब उसके ऊंचाई और उम्र के अनुसार जो है हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, उसके वजन के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके वजन बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी ऊंचाइयाँ बताई गई हैं। ठीक है, इधर फिट में बताया गया है और इधर इंच में, और वजन इनका पाउंड में बताया गया है। 20 पाउंड, 25 पाउंड, 30 पाउंड, 35, 40, 45 और 50 पाउंड तक यहाँ पे गया है। ठीक है, उसके अनुसार जो है उनका क्या बताया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, उनका वजन बताया जाए, सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं कि पुरुष के लिए ऊंचाई व उम्र के अनुसार उनका वजन बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका वजन बताया जाएगा ऊंचाई और उम्र के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तालिका को देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे अच्छे से, मन कहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रोक दिए हैं, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, यहाँ पे जो कुछ बचा है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अब आराम से इन चीज़ों को देख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे बताया गया है तालिका, दूसरी तालिका जो दी गई है वो दी गई है भारतीय महिलाओं के लिए ऊंचाई व उम्र के अनुसार वजन क्या होना चाहिए, क्या कितनी ऊंचाई पर और कितनी उम्र पर क्या वजन होना चाहिए, यहाँ पे ये भी बताया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं आयु वर्ग में है और ऊंचाई यहाँ पे देखिए फिट और इंच में बताई गई है, वजन यहाँ पे सारे पाउंड में बताए गए हैं। ठीक है, कितना 35 होना चाहिए, 45, 50, सब कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका क्वेश्चन जो था काफ़ी छोटा था, इतना ही था, यहाँ पे यही पूछा ही गया था आपसे। क्या पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त कि आहार नियोजन के सिद्धांत के विषय में आपको विस्तार से व्याख्या करनी थी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।